डिप्रेशन और एंजाइटी घर घर का मसला बन चुका है और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में मेंटल डिसऑर्डर की शरह 12.7%, डिप्रेशन की रेशो 3.23% और एंजाइटी की शरह 7.17% सालाना के हिसाब से बढ़ रही हैं और ये रेशो जो है मज़ीद भी बढ़ेगी। और पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में इतनी तेज़ी से इजाफे की वजूहात क्या हैं और अब बीमारियों का इलाज और बचाव हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद जमील हैं, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्जाइमर समेत दीगर जितने भी दिमागी अमराज हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इन टॉपिक्स पर रिसर्च करते हुए गुजारा है और पढ़ाते भी हैं वहाँ पर, जिनमें येल यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, अल्बर्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है, रोवान यूनिवर्सिटी है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। और डॉक्टर इमरान अब तक इन मौज़ूआत पर कई रिसर्च पेपर्स भी लिख चुके हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है और किस तरह उसको डायग्नोज किया जा सकता है। डॉक्टर इमरान आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इनवाइट का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। डॉक्टर इमरान, डिप्रेशन जो है वो हर किसी का मसला बनता जा रहा है और सब ये तो कहते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि डिप्रेशन है क्या? अच्छा जी, डिप्रेशन को समझने के लिए मैं ये कहूँगा कि एक थ्योरी है, उसका नाम है माइंड बॉडी रिलेशनशिप। तो उसका समझना ज़रूरी है। वो थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह के हमारे जहन में ख्याल आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस तरह ख्यालात, सोचें या बिलीफ होते हैं, वो बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। अच्छा। अगर नेगेटिव सोचें हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी, अगर पॉजिटिव सोचें वो पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगी। बिल्कुल। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर नेगेटिव सोचें आती हैं, जिसम के अंदर काफ़ी दिमाग के अंदर नेगेटिव सोचें डेवलप करनी शुरू होती हैं और ये नेगेटिव सोचें आहिस्ता आहिस्ता अफसरदा करना शुरू कर देती हैं, ज़हनी तनाव का शिकार बनती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट डिप्रेस होना शुरू होता है तो वो पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती हैं। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन। तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर सिर्फ ज़हनी तनाव होता है, जो कि किसी को भी हो सकता है लाइफ के अंदर, कोई थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर कोई बंदा थोड़ा सा लो महसूस करता है, ज़हनी दबाव का शिकार होता है। मगर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये चलता रहता है तो ये मॉडरेट डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके अंदर किसी काम को करने को जी ना करे, लैक ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन, नींद का ना आना, सारी सारी रात जागते रहना, फिर उसके बाद भूख का ना लगना, और जब भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है ना आइसोलेट होना शुरू होता है, उसकी परफॉर्मेंस कम होनी शुरू होती है। अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाएगी, कोई काम पे जॉब पे जाने वाला है वो छुट्टियाँ करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है फैमिली मेम्बर जो अलार्म होते हैं, पेशेंट के जो इर्द गिर्द के लोग अलार्म होते हैं कि पेशेंट कोई मसला चल रहा है, कि वो हर एक से किनारा कश होता जा रहा है, वो आइसोलेट हो रहा है। इस फेज़ के अंदर ज़्यादा डायग्नोसिस होता है। फिर क्या होता है, अगर ये भी ट्रीट ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो होपलेसनेस, नाउमीदी आती है, मायूसी आती है, खुदकशी करने का जहन में आना शुरू होता है और ये खुदकशी करने का ख्याल इतना जहन में जड़ पकड़ जाता है कि पेशेंट कई दफ़ा 7-7 दिन यही सोचते रहते हैं किस तरह सुइसाइड करें। तो और करते करते फिर वो सुइसाइड के तरीकों पर गौर करते हैं। कभी कभी जो है इसमें आवाज़ें भी आती हैं, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, और फिर माइल्ड डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं? क्या ये हमारा मुआशरा, इसके प्रेशर जितने भी हमारे ऊपर सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, या फिर हमारी जो ये जेनेटिकली भी हमें मिल सकता है क्या ये चीज़? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, तो साइंटिस्ट ने काफ़ी डिस्कवर किया है। सबसे पहले ये देखा गया है कि न्यूरोकेमिकल वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह के जो पेशेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनमें सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी है, फिर डोपामिन की डेफिशिएंसी है। डोपामिन न्यूरोकेमिकल एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है, इसको समझने के लिए मैं मिसाल दूँ कि ये रिवॉर्ड पैथवे का हिस्सा है। रिवॉर्ड पैथवे क्या है कि अगर आपने बच्चे ने कोई अपने बच्चे से काम कराना, आपसे कहते हैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम ये काम कर लो, ये रिवॉर्ड पैथवे है। तो ये नॉर्मल हर बंदे में चलता है, तो उसमें क्या होता है, इंसेंटिव होता है और बंदा उसके लिए मेहनत करता है। Exactly. मगर डिप्रेशन में क्या होता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रिवॉर्ड पैथवे इफेक्ट होता है, बंदा हर तरह से अलग होता है। नंबर 2, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन जो लोग जिनमें डिप्रेशन होती है उनमें उनके फैमिली मेम्बर्स में 2 to 5% जो है ना उसमें रिस्क ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होता है। जिस तरह का वालिदैन में डिप्रेशन है तो 2 to 5% चांसेस ज़्यादा है कि बच्चों में डिप्रेशन चली जाए। तीसरे नंबर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कहते हैं कि जो एक स्टडी आई थी 2015 में, उसके मुताबिक तकरीबन 75% ऑफ द पेशेंट्स में क्रॉनिक डिप्रेशन की वजूहात क्या थी कि बचपन में उन्हें कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, सेक्सुअल ट्रॉमा,
वायलेंस का शिकार हुए, बुलिंग हुई स्कूल के अंदर इतनी ज़्यादा कि आहिस्ता 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 लेटर इन द लाइफ वो डिप्रेशन में चले गए। फिर उसके बाद हार्मोनल फैक्टर्स हैं, जिस तरह औरतों में पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो डिप्रेशन होता है, मीनोपॉज का डिप्रेशन होता है। उसके अलावा फिर जो है क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, किसी को क्रॉनिक पेन चल रही है, बैक पेन है, कोई कैंसर की पेन है और डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड, तो इस तरह की मेडिकल कंडीशन के साथ भी डिप्रेशन का एफिलिएशन है। और फिर सब्सटेंस अब्यूज़ के लोग जो कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, हेरोइन कोकेन का कोई से नशे करते हैं, उनमें भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं ये सारे डिप्रेशन के, लेकिन उसको डायग्नोज करना, देखना है कि क्या है, इसकी लीड कहाँ से आ रही है। Exactly. लेकिन हम डिप्रेशन और एंजाइटी का वर्ड एक साथ सुनते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए। क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिप्रेशन और एंजाइटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। Okay. मगर कब क्या होता है कि कभी कभी डिप्रेशन कॉम्प्लिकेट कर जाती है। ठीक जब है। कॉम्प्लिकेट कर जाती है उसके अंदर डिप्रेशन के साथ एंजाइटी के सिम्टम भी आना शुरू होते हैं। फिर आपको सही। दोनों चीज़ों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक डिप्रेशन का मरीज अगर आप सोचें तो क्या होगा कि जो सबसे अलग थलग बैठा होगा, बिल्कुल उसको कुछ काम करने को जी नहीं कर ठीक रहा, है। वो उसका फोकस भी नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन भी नहीं आ रहा, उसे कुछ करने को जी नहीं चाह रहा, वो अपने कमरे में बंद है। ओके। अब क्या होता है कि अगर एंजाइटी के सिम्टम डिफरेंट है, एंजाइटी में क्या होता है कि पेशेंट जो है किसी चीज़ को सोच सोच के वो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उसमें पैनिक अटैक आने शुरू होते हैं, Okay. सांस फूलना शुरू होता है। वो पेशेंट इतना सांस फूलता है, इतना चेस्ट पेन शुरू होता है कि फौरी तौर पर आ जाता है, फौरी तौर पर हौसला आ जाता है कि मुझे कुछ होने लगा, मैं मरने लगा। अब जब ये दोनों सिम्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, और ये एक नया सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर ट्रीटमेंट भी इसकी डिफरेंट है। तो इसके सिम्टम्स वगैरह, इसकी चीज़ें भी सिम्टम अलग होंगे फिर? एग्जैक्टली। फिर इसके अलावा सिम्टम भी डिफरेंट है, फिर इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। फिर इसको हम अच्छा। जब ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेजर डिप्रेशन जो है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारे पास मेडिकेशंस हैं, जिस तरह फर्ज किया सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर प्रेग्नेंट इनहिबिटर्स। ये मेडिकेशन क्या करती हैं, सेरोटोनिन के लेवल को, जो न्यूरोकेमिकल इन्वॉल्व है डिप्रेशन, उसको इंक्रीज़ करती हैं ब्रेन के अंदर, नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर इसकी ट्रीटमेंट में देखें तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक थेरेपी, इसका बहुत बड़ा रोल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या कहती है, ये बिल्कुल उसी थ्योरी पे बेस करती है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि माइंड बॉडी रिलेशनशिप के जो है दिमाग वो बॉडी पे असरअंदाज होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, हम इस CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम देखते हैं कौन कौन से नेगेटिव थाट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ हैं, जो कि डिस्टॉर्टेड थाट्स हैं, जो कि जिस्म पे इफेक्ट कर रही हैं। हम पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉग्निटिवली उसको ट्रीट करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, करते करते पेशेंट को हम होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ किया पेशेंट ने कॉल किया अपने दोस्त को, उसे कहा कि जी दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया। अब पेशेंट फौरी तौर पर आएगा कि मेरा दोस्त मुझसे जेलस है, मुझे बात नहीं करना चाहता, उससे लड़ाई हो गई है। अब उस नेगेटिव थाट को हम आहिस्ता आहिस्ता कह सकते हैं नहीं, उसकी लड़ाई नहीं हो सकता, उसने फ़ोन तुम्हारा मैसेज ना देखा हो सकता है कि वो बिज़ी हो। तो ये आहिस्ता 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 पॉजिटिव थाट्स को हम जनरेट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेशेंट जब पॉजिटिवली सोचना शुरू करता है तो कहते हैं कि CBT का मोर देन 70 to 80% रोल है डिप्रेशन को ट्रीट करने में।